मेरा नाम अनामिका है और मेरे परिवार में मेरी अम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई रमेश रहते थे। मेरी अम्मी मेरे भाई रमेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थीं और मेरे पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे। पापा मुझे कहते थे, अनामिका तू तो मेरी जान है। पापा का यह प्यार देखकर मैं बहुत प्रसन्न होती थी, मगर पापा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे वो कभी रमेश भाई से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने कभी रमेश भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। जब भी रमेश भाई अपने स्कूल में टॉप करते तो अम्मी उन्हें बहुत सारा प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती और पापा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात, उन्हें मुस्कुराना कर देखते तक नहीं थे। पापा की यह नफ़रत रमेश भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर रमेश भाई को यूं उदास देखकर मैं भी दुखी हो जाती और उन्हें समझाकर कहती, क्या हुआ, पापा प्यार नहीं करते तो अम्मी तो आपसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी यह बात सुनकर रमेश भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। फिर मैं रमेश भाई से कहती, अम्मी मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। रमेश भाई तो वो मुझे चिढ़ाते और कहते, क्योंकि तुम अम्मी को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी इसलिए अम्मी मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। रमेश भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती और नाराज़ हो जाती। पापा को सारी बात कहती तो पापा उल्टा रमेश भाई पर गुस्सा होते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा का गुस्सा और नफ़रत देखकर अम्मी पापा से नाराज़ हो जाती और दोनों के खूब लड़ाई होते। मैं और रमेश भाई अम्मी पापा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते। रमेश भाई मुझे उदास देखकर कहते, अनामिका अम्मी पापा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। रमेश भाई मुझे वहाँ से लेकर चले जाते और हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहलाने के लिए देर तक खेलते। ये तो हमारे बचपन की बात थी। हम दोनों बहन और भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नज़र आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और रमेश भाई के पीछे जा छुपी। फिर रमेश भाई से पूछने लगी, इतने सारे लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं। मेरी बात सुनकर रमेश भाई ने मुझसे कहा, अनामिका हमारे पापा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं रमेश भाई की बात समझ नहीं सकी थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई क्यों और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। अम्मी मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आईं और कहने लगीं, अनामिका तुम्हारे पापा नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हारी अम्मी तो ज़िंदा है ना। और अम्मी की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब अम्मी मुझे भी रमेश भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थीं। मैं अम्मी और रमेश भाई का प्यार पाकर पापा को भूल गई थी। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी अम्मी हम दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थीं और कहती थीं, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र न लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई रमेश जैसे ही 19 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज़ 2 आदमी आता था और वह मेरे भाई से कुछ कहता, मगर रमेश भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते और चिल्लाते थे। मेरी अम्मी भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 13 साल की थी उस वक्त। मैं शायद वो सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें और वो सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं रमेश भाई को समझाती और कहती, रमेश भाई इतना गुस्सा मत हुआ करो, वो गंदा आदमी अब जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर रमेश भाई हंसते और कहते, अनामिका तुम अभी बहुत छोटी उम्र हो, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई ये दर्द क्या होता है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कहते, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी। अब मैं देख रही थी रमेश भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों
बहन भाई में अब पहले जैसी समझ नहीं रही थी। मुझे लगता था कुणाल भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता नहीं चला। मैं 19 साल की होने वाली थी। तब से ही अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। अम्मी को इतना बीमार देखकर रमेश भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वह अम्मी को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा था, तब से वो और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। मैं रमेश भाई से पूछती, आपको क्या हो गया है? आप पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं। तब रमेश भाई कहते, कुछ नहीं अनामिका, पढ़ाई और अम्मी की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है, इसलिए उदास हूँ। मैं यह सोचकर चुप हो जाती कि रमेश भाई की मेडिकल की पढ़ाई भी तो बहुत भारी है, वो परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। रमेश भाई के कहने पर अम्मी के सारे काम अब मैंने सीख लिए थे। खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना। कभी कभी रमेश भाई भी काम करने में मेरी मदद कर दिया करते थे। अम्मी जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थीं, अब वो बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज़्यादा बीमार महसूस करने लगी थीं। अम्मी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और रमेश भाई चाहते थे कि अम्मी अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर अम्मी कहती, नहीं कुणाल, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद अम्मी को पता चल गया था कि वो अंदर से बहुत बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस शाम मैं अम्मी को खाना खिला रही थी, तभी अम्मी मुझसे कहने लगी, अनामिका, अब मुझसे नहीं खाया जाता, तुम रमेश को बुलाओ। अम्मी के कहने पर मैं रमेश भाई को बुला लाई थी। तभी अम्मी ने मुझसे कहा, अनामिका, तुम दूसरे कमरे में जाओ। अम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। अम्मी कभी भी मुझसे कुछ नहीं छुपाती थीं, मगर ना जाने आज अम्मी को क्या हुआ था। वो मेरे सामने रमेश भाई से बात नहीं कर रही थीं और रमेश भाई वो भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि अम्मी रमेश भाई से क्या बात करने वाली थीं जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर अम्मी की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। अम्मी रमेश भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थीं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो रमेश, मैं तुमसे और अनामिका से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मैं अम्मी की यह बात सुनकर रोने लगी थी। मैं भी अम्मी और रमेश भाई से अलग नहीं होना चाहती थी कभी भी। फिर अम्मी ने भाई को एक खत पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। रमेश भाई अम्मी के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि अम्मी वो खत मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थीं, मगर अम्मी ने ऐसा क्यों किया था। और रमेश भाई, वो भी मुझे नहीं बताते थे कि उस खत में क्या लिखा है, मगर मैंने देखा था भाई जब भी अकेले होते तो वह खत पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि उस खत में आखिर क्या है, और रमेश भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, वह उस खत में लिखी बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ ही लिया, रमेश भाई, मैं जानती हूँ अम्मी ने उस रात आपको एक ख़त दिया था, मगर आप वह ख़त मुझे क्यों नहीं बताते। मुझे भी वह ख़त पढ़ना है। मेरी यह बात सुनकर रमेश भाई मुझे हैरत से देखने लगे। फिर कुछ सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है, मैं वह ख़त तुमको ज़रूर दूंगा, मगर सही वक्त आने पर। और रमेश भाई की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। रमेश भाई अपनी ज़ुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था वह सही वक्त आने पर खुद ही वह ख़त मुझे देंगे, तो मुझे अब उस सही वक्त का इंतज़ार करना था। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो अम्मी को बेहोश पड़ा देखा। चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने पर रमेश भाई भी वहीं चले आए। रमेश भाई ने जैसे ही अम्मी को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे, अनामिका, अम्मी अब हमारे साथ नहीं रहीं, वो भगवान के पास चली गई हैं। मैं भाई की बात सुनकर अम्मी के मुरझाए हुए चेहरे को देखती रह गई। मुझे अम्मी के हमें छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा था, और मुझसे ज़्यादा सदमा शायद रमेश भाई को लगा था। वो घर पर अब कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। अकेले बैठकर अम्मी का दिया वो ख़त पढ़ते रहते और बहुत रोते। मैं जब उन्हें समझाती तो वो मुझे भी डांट देते। मैं रमेश भाई के ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था अम्मी के चले जाने से हमारा रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। रमेश भाई शाम देर तक घर पर नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती।
क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में अब हम 2 ही लोग रहते थे और रमेश भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए रमेश भाई से कहा था, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस शाम रमेश भाई बहुत ज़ोर से गुस्सा हुए थे। मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, अनामिका, अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डाल लो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रमेश भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं रमेश भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज़्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए रमेश भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। अम्मी और रमेश भाई के बिना जीना सीख लिया था। रमेश भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था। एक दिन रमेश भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, अनामिका, मुझे बधाई नहीं दोगी? मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अम्मी की एक इच्छा पूरी हो गई है। अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई रमेश भाई से कहने लगी, रमेश भाई, मैं बहुत खुश हूँ और आज शायद अम्मी की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर रमेश भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि अम्मी की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जिंदगी के और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन रमेश भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा ओढ़ाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है। अम्मी का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। रमेश भाई की आंखें लाल हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी रोए हों। मुझे लगा जैसे वो मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, रमेश भाई, मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रहे हैं, मगर आप मत रोइए। अम्मी की आत्मा को दुख पहुँचेगा और मैं भी शांति से नहीं रह पाऊँगी। मैं अम्मी का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूँगी। फिर मैंने रमेश भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी वो किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। रमेश भाई ने दूर के 1-2 रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार कर दिया था। फिर वही लड़की मुझे मंदिर ले गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे पता था कि रमेश भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ही पसंद किए होंगे। फेरों के बाद 1-2 और रस्में हुईं, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी रमेश भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर रमेश भाई अंदर आए थे। जैसे ही रमेश भाई कमरे में आए तो मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, रमेश भाई, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर रमेश भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर रमेश भाई का सिर झुक गया। वह शायद अपने आंसू पोंछना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, रमेश भाई, क्या हुआ, आपकी आंखें क्यों भीग रही हैं? क्या मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ, इसलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज़ हैं क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, अनामिका, मुझे नहीं पता है जो कुछ मैं कहूँगा वह शायद तुम्हें झटका भी दे सकती है, मगर सच यह है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह अम्मी की आखिरी इच्छा थी। यह समझ लो, आज तुमने जो किया वो अम्मी की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। अम्मी का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि अम्मी को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। अम्मी चाहती थीं कि रमेश भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए और मैंने आज अपनी अम्मी की इच्छा भी पूरी कर दी थी। शायद अम्मी की आत्मा को आज शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि रमेश भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं रमेश भाई के पास गई और कहने लगी, रमेश भाई, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ।
मेरी बात सुनकर रमेश भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, अनामिका, जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ अम्मी से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज़ को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह अम्मी का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर रमेश भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह खत पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वह खत पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कयामत आ गई हो। ये क्या हुआ था मेरे साथ और इस खत में क्या लिखा हुआ था? मैंने वह खत 1 नहीं 5 बार पढ़ा था और मेरी 5 बार पढ़ने पर भी उस खत का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। यह क्या हो गया था? यह क्या कर दिया था रमेश भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही थी और मेरा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। रमेश भाई जो गए थे वह रात भर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेली डरती थी, मगर उस रात मैं नहीं डरी थी। मुझे अपनी अम्मी और रमेश पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। मैं अब पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी और हर रोज़ वह खत पढ़ती थी जो अम्मी ने लिखा था। अम्मी ने खत में लिखा था, प्रिया अनामिका, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों न करूँ, तुम मेरी अपनी संतान हो और एक अम्मी अपनी सारी संतान को एक जैसा प्यार देती है। हाँ, बस उसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने पापा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर नहीं, दुनिया की कोई भी अम्मी अपनी संतान से एक सा प्यार करती है। यह खत लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पेन पकड़ने की भी शक्ति नहीं है। मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर यह खत तुम्हें लिख रही हूँ। अनामिका, मेरी प्यारी बेटी, जानती हूँ तुम मेरे बाद ज़िंदगी में बहुत अकेली हो जाओगी, मगर यह जीवन है और यहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। अनामिका, ये खत लिखने का असली वजह यह है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, एक सच जो तुम्हारी और रमेश की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अनामिका, रमेश और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम रमेश को अपना बड़ा भाई मानती हो, मगर यह सच नहीं है। रमेश तुम्हारा भाई नहीं है। रमेश मेरी और तुम्हारे पापा की संतान नहीं है। रमेश मेरे दूर के कज़िन राजू का बेटा है। राजू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी पत्नी, जो रमेश की अम्मी थी, रमेश के जन्म के वक्त ही मर चुकी थी और राजू की जान को खतरा था। इसलिए राजू ने राजेश को मेरे हवाले कर दिया था। राजू जानता था मैं रमेश को बेटे की तरह रखूंगी और मैंने उसका यह भरोसा कभी नहीं टूटने दिया। मगर तुम्हारे पापा ने राजेश को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे पापा रमेश को भी अपना बेटा मान लें, मगर ज़िंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो, ये तो नहीं होता है ना। और रमेश बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और रमेश से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है। मैंने उस रात भी रमेश से वादा लिया था कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। अब अनामिका, तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी अम्मी की आत्मा को शांति पहुंचाओगी। अपने और रमेश के जीवन का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे रमेश से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी रमेश से ही शादी हुई थी और मैं रमेश को इस धोखे पर कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रमेश को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। मैं रमेश से बात तक नहीं करती थी, तो वह भी मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद रमेश के लिए भी इस बेजोड़ रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था,
दिन गुजरते जा रहे थे। रमेश को एक अस्पताल में नौकरी लग गई थी। रमेश अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी। मगर मेरे अंदर रमेश के लिए नफ़रत आ गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। रमेश देर रात तक अस्पताल से वापस आता था। उस रात मैंने भी फैसला किया था कि मैं रमेश से तलाक का कह दूंगी। मैं रमेश का इंतज़ार करती रही थी। रमेश और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। रमेश मुझे इतनी रात तक जागता देखकर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ अनामिका, तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? रमेश आज बहुत दिन बाद मुझसे ऐसे बात कर रहा था। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जिसको स्वीकार करने को मेरा मन ही ना माने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रमेश मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वह जैसे जानता था कि मैं उससे यही बात करूंगी। तब वह मेरे सामने आया और कहने लगा, अनामिका, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर यह सच नहीं था। मैं अम्मी की यह इच्छा बचपन से ही जानता था, मगर अम्मी पापा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। अनामिका, मैंने पापा की नफ़रत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफ़रत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरा चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरे पापा की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। वह मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर अम्मी ने मेरे चाचा की उस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। अम्मी के प्रेम की वजह से मैंने कभी पापा और चाचा की नफ़रत को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि अम्मी चाहती थी मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं और इंसानों के काम आऊं। मेरी बातें समझने में शायद तुम्हें अब भी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। और मैंने पहले भी कहा था, ये शादी अम्मी से किया वादा पूरा करने के लिए मैंने की है। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं रमेश के इतने जल्दी मान जाने पर हैरान थी। मुझे लगा था कि रमेश मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे, मगर रमेश ने तो मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी, अब उतनी ही शांति से वहाँ से चली गई। रमेश और मेरी शादी को 3 महीने गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद रमेश से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि रमेश ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे, इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफ़ानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर से मेरे घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरती थरथराती हुई रमेश के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर रमेश हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ अनामिका, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। रमेश कुछ देर तक मुझे देखते खड़े रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने रमेश से कहा, रमेश, अम्मी और पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? मैं रो रही थी और रमेश मुझे रोते देख नहीं सके। तब वह मेरे करीब आए और समझाते हुए बोले, अनामिका, भगवान ने अम्मी पापा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर अनामिका, तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और रमेश मुझे समझाते रहे। उसी रात रमेश ने मुझे बताया था कि अम्मी को कैंसर हुआ था और अम्मी ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी की बात भी मुझसे छुपाई थी। अम्मी अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ़ में थीं और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे अम्मी पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ़ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और रमेश एक ही कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले दिन जितनी ही थीं। अब मैं फिर से रमेश के सारे काम करने लगी थी। रमेश के लिए खाना बनाना, कपड़े आयरन करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन रमेश मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर रमेश चले गए। रमेश को गए हुए 3 महीने गुजर चुके थे
और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे रमेश याद आ रहे हैं। शायद मेरा दिल रमेश को अपना पति मान चुका था। मैं रमेश से प्यार करने लगी थी। रमेश वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब रमेश के साथ एक लड़की भी आई थी। रमेश ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, ये डॉक्टर अंजलि हैं और ये मेरे साथ काम करती हैं। अंजलि बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। रमेश के साथ अंजलि को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंजलि रमेश को मुझसे दूर करने आई है। मैं अंजलि से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें रमेश के साथ देखकर मेरा मन करता कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब भी अंजलि घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। रमेश मुझे बुलाने आते तो मैं बहाना बना देती। अंजलि हर शाम मेरे घर आने लगी थी और रमेश भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। उस रात मुझे बहुत बुखार हो रहा था। रमेश फिर अपने साथ अंजलि को ले आए थे। अंजलि को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और रमेश के सामने ही अंजलि से कह दिया, डॉक्टर अंजलि, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर चली आती हैं? और आप रमेश से दूर रहा करें, क्योंकि रमेश मेरे पति हैं। मेरी यह बात सुनकर अंजलि और रमेश दोनों ही हैरान रह गए थे। रमेश ने मेरी बदतमीज़ी पर मुझे डांटते हुए कहा, अनामिका, ये क्या बदतमीज़ी है? अंजलि से माफ़ी मांगो। रमेश ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था, मगर अंजलि की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए रमेश को देखा और अंजलि से माफ़ी मांगे बिना ही वहाँ से चली आई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। अंजलि के जाने के बाद रमेश कमरे में बहुत देर से आए थे। रमेश के हाथ में एक कागज़ था। वह कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर रमेश के पास आई। रमेश के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में हैं और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए हैं। मैं रमेश को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि रमेश आज मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। रमेश ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या क़यामत टूट रही थी, यह सिर्फ मुझे पता था। रमेश ने सर्द लहजे में मुझसे कहा, अनामिका, इस पेपर पर साइन कर दो। रमेश की ये बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए रमेश के गले लग गई। रमेश अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने रमेश से रोते हुए कहा, क्या हुआ? अम्मी के उस वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले रमेश। मेरी उस बात को लेकर बैठ गए जो मैंने नादानी में की थी। रमेश ने अपने दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द लपेट कर मुझसे कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी, क्योंकि मुझे आप पर और अम्मी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मगर अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है और ना ही ये घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहें तो अंजलि से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ये सुनकर रमेश ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम एक क्या 2000 बार भी तलाक मांगती तो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, बचपन से। अम्मी ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी। और ये पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं रमेश की बात सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज़ हो गई और कहने लगी, मगर आपका और अंजलि का क्या सीन है? वो क्यों हमारे घर आती है? मेरी ये बात सुनकर रमेश बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी ये हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर रमेश ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी अनामिका। अंजलि तुम्हारी सौतन नहीं है। अंजलि पहले से शादीशुदा है और वो बस काम के लिए हमारे घर आती थी, और उसे घर लाने का एक कारण ये भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। रमेश की ये बात सुनकर मैं उन पर और नाराज़ हो गई। रमेश मुझे ऐसे मना रहे थे जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। रमेश की सारी बातें सुनकर मेरे अंदर शांति आ गई थी। रमेश तो बचपन से मेरे थे, फिर मैं क्यों उन्हें छोड़कर भगवान के इस फैसले को मिटा देती?
ज़िंदगी के 4 साल गुजर चुके थे। मेरा और रमेश का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटी था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।